प्रिय छात्रों, आज से मुख्य किसान चैनल से आपको ये अगला क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में बताया था जो प्लांट पैथोलॉजी समझने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी लाभकर रहेगा आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लासेस के वीडियो को आप ठीक से देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, जैसे कि कभी मैं अगला क्लास लूँगा तो उन बातों को फिर से दोहरा दूँगा। ये जो इस समय क्लास चल रहा है वो BSc AG 2 के सिलेबस के अनुसार है, ख़ास तौर से गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। वैसे तो जितने लोग भी प्लांट पैथोलॉजी में रुचि रखते हैं सबको ये अच्छा लगेगा। पिछले क्लास में मैं आपको इन्फेक्शन तक बताया था, कई वर्ड्स। तो इन्फेक्शन के बाद जो दूध पैथोजेनेसिस का अगला स्टेप है वो इन्वेजन है। इन्फेक्शन के साथ ही रोग कारक बढ़ने लगता है पोषिता के अंदर, और जिसके फलस्वरूप पौधे प्रभावित होते हैं और उनसे प्रतिक्रिया प्रदर्शित होती है। इन्फेक्शन के बाद का, इन्फेक्शन के साथ ही रोग कारक पोषिता के अंदर तेज़ी से फैलने लगता है, इसको इन्वेजन कहते हैं। इस इन्वेजन के फलस्वरूप पोषिता प्रभावित होती है और पैथोजन विभिन्न तरीके से प्रभाव डालता है। इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके वजह से पौधे के द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शित होती है और वो परिलक्षित होती है, उसे हम सिम्टम कहते हैं। एक टर्म है इनोकुलम पोटेंशियल। ये इनोकुलम पोटेंशियल जो है, जब पौधा पोषिता के सतह पर पहुंचता है उस समय इसकी कितनी ताकत होती है। पोषिता पर पहुंचने के समय जो इनोकुलम में ताकत होती है उसको इनोकुलम पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इनोकुलम पोटेंशियल कई फैक्टर्स की वजह से कम या अधिक होता है, कम या अधिक इसका ऊर्जा होती है इसमें। उसमें सबसे पहले होता है विरुलेंट पैथोजन और डेंसिटी ऑफ द पैथोजन, वहाँ कितने मात्रा में रोग इनोकुलम है। दूसरी चीज़ कि रोग कारक कितना यूरुलेंट है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता उसमें कितनी है। फिर जो पोषिता है, जिस फसल पर बीमारी लगनी है, वो कितना ससेप्टेबल है। इन तमाम और फैक्टर्स के कारण रोग कारक में रोग उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसे हम इनोकुलम पोटेंशियल कहते हैं। इनोकुलम पोटेंशियल के बाद फिर टर्म सिम्टम आता है। अभी मैंने बताया, पिछले क्लास में भी बताया था कि बीमारी के फलस्वरूप पौधे के द्वारा जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसे हम सिम्टम कहते हैं। सिम्टम को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। सिम्टम, साइन और सिंड्रोम। 2 प्रकार का होता है। ऐसे रोग कारक जिसमें केवल रोग चिन्ह दिखाई पड़ता है, उसमें रोग कारक नहीं दिखाई पड़ता है, जैसे क्लोरोसिस है, ब्लाइट है,
गॉल्स हैं, हाइपोट्रॉफी है, ये कुछ ऐसे सिम्टम आपको मैंने बताया, और भी सिम्टम्स होते हैं जिनमें रोग कारक नहीं दिखाई पड़ता है, केवल प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। कुछ ऐसे भी रोग कारक हैं जिनमें प्रतिक्रिया के साथ साथ रोग कारक भी दिखाई पड़ता है, जैसे रस्ट होता है, स्मट होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, बंट होता है। ये सब तमाम बीमारियां हैं जिनमें कि रोग के साथ, रोग के प्रतिक्रिया के साथ साथ रोग कारक भी दिखता है। तो जब रोग कारक का कोई भाग दिखता है, प्रतिक्रिया अलग हो गई, रोग कारक का भाग अलग हो गया, तो जब रोग कारक दिखाई पड़ता है तो उसे हम साइन कहते हैं। अब मैं आपका दूसरा टर्म जो है सिंड्रोम है। सम ऑफ सिम्टम एंड साइन इज कॉल्ड सिंड्रोम। बीमारी की अवधि में जितना भी सिम्टम और साइन दिखता है उसके योगफल को सिंड्रोम कहते हैं। बीमारी के शुरू से लेकर आखिर तक जो भी आप सिम्टम और साइन देखते हैं उसे सिंड्रोम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंक्यूबेशन पीरियड, जो दूसरा टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड, इंटरवल बिटवीन इनोकुलम एंड इन्फेक्शन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। रोग कारक पौधे की सतह पर पहुंचता है, उसको इनोकुलेशन कहते हैं। तो इनोकुलेशन के बाद इन्फेक्शन, संक्रमण उत्पन्न करने में जो समय लगता है, इंटरवल जो है, टाइम गैप जो है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। छात्रों, अलग अलग बीमारियों के इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होते हैं। उनका रोग उत्पन्न करने में किसी का समय कम लगता है, किसी का ज़्यादा लगता है। इस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जिनका इंक्यूबेशन पीरियड छोटा होता है छात्रों, वो बीमारी तेज़ी से फैलती है, और जिनका इंक्यूबेशन बड़ा होता है वो उनके फैलने में थोड़ी देरी होती है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेट होस्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक टर्म इसमें आता है, कुछ ऐसे रोग कारक हैं जिनका दो होस्ट होता है, कुछ समय तक एक होस्ट पे रहते हैं और कुछ समय दूसरे होस्ट पर रहते हैं, तब जाकर के उनका जीवन चक्र पूरा होता है। रस्ट फंजाई इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे पक्सिनिया ग्रैमिस ट्रिटिसाई है। आपको अगले क्लास में मैं जब लाइफ साइकिल बताऊंगा पक्सिनिया ग्रैमिस ट्रिटिसाई का, तो आपको और सुविधा होगी। तो पक्सिनिया ग्रैमिस ट्रिटिसाई दो होस्ट रखता है, एक प्राइमरी होस्ट और दूसरा अल्टरनेट होस्ट। प्राइमरी होस्ट पर टेलेटोस्पोर बनता है, इसलिए उसे प्राइमरी होस्ट कहते हैं। और जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो बारबेरी होता है। तो अल्टरनेट होस्ट जो होता है प्राइमरी होस्ट से बिल्कुल अलग होता है, उसकी फैमिलीज अलग होती हैं, वो अलग तरह का होता ही है। जैसे पक्सिनिया ग्रैमिस के केस में इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है व्हीट होता है, और जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो बारबेरी होता है। वो डाइकोटिलिडनस है और ये मोनोकोटिलिडनस है। तो बिल्कुल ही अल्टरनेट होस्ट डिफरेंट होता है। इसके बाद मैं बताऊं आपको कोलैटरल होस्ट। जैसा फिर एक मिनट पीछे जाइए आप। अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो तब काम आता है जब आपकी फसल नहीं रहती है, आपके फसल के अनुपस्थिति में आपका रोग कारक अल्टरनेट होस्ट पर जीवित रहता है, और पुनः जब आपकी फसल होती है तो रोग कारक हवा द्वारा आपके पौधे तक लाया जाता है। अब मैं आता हूं कोलैटरल होस्ट पर। प्राइमरी होस्ट जब बीमार होता है या जब कोई होस्ट बीमार होता है तो उसके साथ साथ कुछ पौधे उगते हैं।
और उन पौधों पर भी वो रोग कारक जीवित रहता है। जैसे प्राइमरी होस्ट पर जीवित रहता है, वैसे ही वो कोलैटरल होस्ट पर भी जीवित रहता है। और मज़े की बात यह है कि ये कोलैटरल होस्ट उसी फैमिली का होता है, वो दूसरे फैमिली का नहीं होता है, उसी फैमिली का होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोलैटरल होस्ट साथ साथ उगता है प्राइमरी होस्ट के, और उसी फैमिली का होता है। जिस फैमिली का प्राइमरी होस्ट होता है उसे हम कोलैटरल होस्ट कहते हैं। अगला टर्म है इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन, अराइवल ऑफ द इनोकुलम ऑन द होस्ट सरफेस इज कॉल्ड इनोकुलेशन। जो रोग कारक का वह हिस्सा, वह स्टेज जो रोग उत्पन्न करता है, उसे इनोकुलम कहते हैं। पिछले क्लास में भी बताया, इनोकुलम कहते हैं। और वो इनोकुलम जब पौधे तक पहुंचता है, किसी भी प्रकार पहुंचता है, तो उसे इनोकुलेशन कहते हैं कि इनोकुलेशन हो गया। अब ये इनोकुलेशन तो प्रकृति में भी होता है, लेकिन लेबोरेटरी में भी इनोकुलेशन होता है। जब कोई प्लांट पैथोलॉजिस्ट किसी रोग कारक को किसी कल्चर मीडिया पर उगाता है, तो कृत्रिम रूप से वो रोग कारक को मीडिया पर स्थापित करता है। इसको भी इनोकुलेशन कहते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन चैप्टर छात्रों तो बहुत बड़ा है। मैं इसके साथ काच पास्चुलेट पढ़ाना चाहता था, फिर अगले वीडियो में मैं जब स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज वाला क्लास शुरू करूंगा तो आपको मैं काच पास्चुलेट के बारे में बात करूंगा। किसी भी रोग कारक को रोगी पौधे से अलग करके कल्चर मीडिया पर उसका प्योर कल्चर उगाने को आइसोलेशन कहते हैं, और लेबोरेटरी में उसका हम स्टडी करते हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे कि फला रोग कारक इतने माइक्रोन लंबा, इतने माइक्रोन चौड़ा होता है, उसका ये कलर होता है, ये साइज होती है, ऐसे उसके अपेंडेजेस होते हैं। यानी उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जब हम पोषिता से उसको अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं और लेबोरेटरी में अध्ययन करते हैं, तो वो आइसोलेशन के बाद ही करते हैं, उसको हम कल्चर मीडिया पर उगाते हैं। कुछ ऐसे भी रोग कारक हैं जो कल्चर मीडिया पर नहीं उगाए जा सकते, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। उनका आइसोलेशन तो फिर उस डायरेक्ट पोषिता से ही लेकर के उनका अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म ईटियोलॉजी। नेक्स्ट टर्म जो है छात्रों, ईटियोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इतिहास एंड लोगस। स्टडी अबाउट कॉज ऑफ द डिसीज, रोग के कारणों के बारे में जो अध्ययन होता है उसको इटियोलॉजी कहते हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है छात्रों। किसी भी बीमारी का यदि आपको इटियोलॉजी नहीं मालूम है तो आपको उसके नियंत्रण में, उसके रोकथाम में, उसके प्रबंधन में दिक्कत होगी। इसलिए जब तक किसी बीमारी का इटियोलॉजी इस्टेब्लिश नहीं होगा, उसके रोग कारक के रोग चक्र को आप नहीं जानोगे, डिसीज साइकिल को नहीं जानोगे कि हमारा रोग कारक फसल की अनुपस्थिति में कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कितने तापक्रम पर जीवित रहता है, फिर वो कैसे फैलता है। इन तमाम सारी बातों के लिए आपको रोग कारक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो बीमारी के कारणों का जो अध्ययन आप करते हैं उसको इटियोलॉजी कहते हैं, और इटियोलॉजी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इसको जाने आप रोग का समुचित नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। छात्रों, एपिडेमियोलॉजी है। आपको बीमारी का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया हूँ शायद अभी, वो अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू अकरेंस, बीमारी के घटित होने पर बीमारियां क्या प्रकार की होती हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको अगले क्लास में डिटेल में बताऊँ आपको। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमिक एक टाइप होती है बीमारी की, जिसे हम महामारी कहते हैं। वो बीमारी जो बहुत विस्तृत क्षेत्र पर गंभीर रूप से लगती है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं।
इन केस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इसको एपिफाइटोटिक भी कहा जाता है। अब कोई भी बीमारी महामारी के रूप में कब लगती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स के बारे में आपको जानना होगा कि हर बीमारी के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। अभी नीचे का जो टर्म है ये एपिडेमियोलॉजी से संबंधित है, प्री डिस्पोजिशन। तो ये प्री डिस्पोजिशन क्या है? ऐसा वातावरण, ऐसी स्थिति जब रोग कारक की पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है और होस्ट प्लांट की, पोषिता की, उस फसल की रोगग्राहिता बढ़ती है। वातावरण के ऐसे कारक उपस्थित हो जाते हैं जो पोषिता को रोगग्राही बनाए और पैथोजन को विरुलेंट बनाए। ऐसे कंडीशन को प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं और इस स्थिति को प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। पौधे में रोग लगने के लिए मौसम अनुकूल हो जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको मैं फिर अगले क्लास में बताऊंगा। आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, आप इसे जान गए होंगे। आज का क्लास मैं यहीं संपन्न करता हूं, फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।